तो स्वागत है आपका इस चौथे लेक्चर में। इंट्रोडक्शन टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ये टॉपिक हम कर रहे हैं। अभी तक हमारे 3 लेक्चर हो गए हैं। आई होप कि उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्लियर होंगे, आपको कहीं पे कोई डाउट नहीं होगा और एक हॉलिस्टिक और एक रेशनल माइंडसेट के साथ आप इसको कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटी डिटेल हमारे बारे में जानते ही हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए अपनी कॉपी में 1 से 14 तक मार्क करना है। उसके सामने जो भी आंसर होगा आपका ABCD करके लिखना है और 2 कॉलम बनाना है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। 1 2 3 से लेकर कहाँ तक 14 तक लिखना है, उसके बाद 2 कॉलम बनाने हैं। ठीक है, 2 कॉलम बना लिया। एक में आपको ऑप्शन लिखना है जो भी लगता है आपको सही है। हर क्वेश्चन देखने के बाद, क्वेश्चन देखते ही मैं तुरंत एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। दैट्स वाई जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है वीडियो को तुरंत पॉज करेंगे और अपना जवाब लिख के देन आगे बढ़ेंगे। ओके। ऑप्शन के बाद राइट साइड में जैसे एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप, वहां पे लिखना है कि क्या आपने सही अप्रोच लगाया था कि गलत अप्रोच लगाया था। फॉर एग्जांपल, अगर सही अप्रोच लगा के वो क्वेश्चन ठीक किया था तो टिक करो, अगर गलत अप्रोच लगाया था तो क्रॉस करो, है ना। इस तरीके से आप करेंगे तो एक हॉलिस्टिक आपका रिवीजन के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ पाएगी और आपको अपने बारे में पता चल पाएगा कि आखिर आप कितना एक्यूरेट हो रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्रेडिट सिस्टम ध्यान होगा ही, आपको डेवलप करना है थ्रू आउट द सीरीज। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। बोला, हूँ अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वार्न हिज कलीग्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was British made and was working the British plan as per the British should like it to be work out, है ना। इस स्टेटमेंट को किसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे है। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ा सा ये वेग टाइप का क्वेश्चन है ना, कि इसके लिए बहुत ही डीप नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बैठी, क्या क्या बात हुई, सारा कुछ, है ना। लेकिन उतना तो कोई पढ़ता नहीं, राइट। तो इसको चलो एलिमिनेशन की हेल्प से करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो स्टेटमेंट है ये ऑब्वियस है, नेगेटिव साइड में जा रहा है ना। नेगेटिव स्टेटमेंट है अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसको अगर हम ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करना चाहें तो देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अगर उनका ऐसा ओपिनियन रहता तो वो तो चेयरमैन बनते ही नहीं, है ना, उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होते। तो BR अम्बेडकर साहब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसी तरीके से BN राव हमारे लीगल एडवाइजर थे, राइट। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। बचा कौन कौन सा? A और C। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सुमेंद्र लाहिरी में आप 50-50 कर सकते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे सोमनाथ लाहिरी टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं टिक करेंगे, क्योंकि ये पर्सनालिटी है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हो आप कि सोमनाथ लाहिरी जी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे और वो प्रोमिनेंट लीडर थे किसके? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। और वो वोकल क्रिटिक थे किसके? ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और उन्हें ऐसा विश्वास था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो नॉट रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन पीपल था, है ना। तो इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 19 दिसंबर 1946 को ऐसा कहा। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली जो है डोमिनेट करती है किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर से, ठीक है, जिनका बहुत ही क्लोज टाई है किसके साथ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ। इसलिए उनको ऐसा लगता था, जो स्टेटमेंट ऊपर हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे कि नॉट करेक्ट पूछा गया, ठीक है। इन चारों स्टेटमेंट में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया के बारे में, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो करेक्ट नहीं है। पहला है कि द टर्म सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज नॉट देयर इन द प्रीएम्बल ओरिजिनल। तो बिल्कुल सही बोल रहा। क्यों? क्योंकि सेकुलर वर्ड तो हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया, राइट। तो इसलिए ये तो नहीं होगा। ओके। दूसरा बोला कि द प्रीएम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, रहने देते हैं अभी थोड़ी देर। नेक्स्ट है, बाय इटसेल्फ द प्रीएम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द प्रीएम्बल कांट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है बोल रहा ना,
दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमारा एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह हेल्प करता है कौन? प्रीएम्बल। जब कहीं पे भी किसी आर्टिकल में एम्बिग्यूटी होती है, और ये हमने पहले के लेक्चर में पढ़ लिया है, राइट? तो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए हमने ऑप्शन डी को बोल दिया। यहाँ पे देखिए कि शॉर्ट इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है कौन? प्रीएम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो कि बेसिक प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बताता है, और ये इन्फोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, लेकिन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गाइडेंस है किसके लिए? इंटरप्रेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि प्रीएम्बल कैन बी यूज्ड एज टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इन केसेस वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगियस। जहां पे लैंग्वेज एकदम क्लियर ना हो किसी आर्टिकल का, वहां पर प्रीएम्बल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए, किसके? उस पर्टिकुलर आर्टिकल के। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा प्रीएम्बल अच्छे से याद होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, ऐसे करके पूरा का पूरा लास्ट तक याद होगा। कई बार हमने ये पढ़ लिया और याद भी करवाया था आपको, आई होप कि याद होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें पता है कि प्रीएम्बल जो है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बाई नेहरू जी और एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब? 26 नवंबर 1949। और बात करें अमेंडमेंट का, तो केवल एक बार अमेंड किया गया है, कब? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से, जिसने 2 वर्ड, एक्चुअली 3 वर्ड ऐड किया था, सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि प्रीएम्बल सर्व करता है गाइडिंग लाइट फॉर किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, लॉ मेकर के लिए और सिटीजन के लिए, शेपिंग द नेशन पॉलिसी इन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला एज पर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट हमसे पूछ रहा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। पहला बोला ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ओवर अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। मतलब कंकरेंट लिस्ट जो है उस पे लेजिस्लेट करने के लिए केवल पार्लियामेंट का अधिकार है। अब ध्यान से समझिए, हम जानते हैं हमारे 7th शेड्यूल में, है ना, लिस्ट है फेडरल लिस्ट, जिसमें 3 सब्जेक्ट, 3 लिस्ट है। कौन कौन सा? सेंट्रल का या यूनियन लिस्ट, फिर स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल या यूनियन लिस्ट में केवल सेंट्रल लॉ बना सकती है, स्टेट में केवल स्टेट बना सकती है, लेकिन कंकरेंट सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसपे स्टेट और यूनियन दोनों अपने अपने कानून बना सकती है, राइट? तो अब इतने नॉलेज के बेसिस पे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी बोल रहा कि बोथ हैव पावर टू लेजिस्लेट, मतलब कि ये ठीक लग रहा। तीसरा बोल रहा कि शुड बी रेक्टिफाई बाय हाफ ऑफ द स्टेट, नहीं ऐसा तो कुछ बात हो नहीं रहा कि वो फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है कि जिसके लिए हमें हाफ ऑफ स्टेट से रेक्टिफाई कराना पड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा ओनली स्टेट लेजिस्लेचर आर इम्पावर्ड टू मेक लॉज, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका भी समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 लिस्ट है, वही सारा कुछ बताया मैंने, जो स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आउट ऑफ 3 लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें वो सारे सब्जेक्ट है जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के दोनों लॉ बना सकते हैं इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पासिंग अ लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट, हाँ स्टेट लिस्ट इज आर करेक्ट इवन इन द स्फीयर, स्टेट लिस्ट में होते हुए भी रिजर्व फॉर द स्टेट पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अगला बोला पार्लियामेंट कैन नॉट लेजिस्लेट अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट एनी सर्कमस्टेंस। अब देखो एक कॉमन सेंस वाली बात है, पहला बोला कर सकता है, दूसरा बोला नहीं कर सकता, मतलब पहला है एस, दूसरा है नो। अब दोनों ऑप्शन एक साथ तो करेक्ट हो नहीं पाएंगे, तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना तो पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे कि देखो सर पहला तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अब बच्चे 3, है ना, तो 33% आपका चांस हो गया करेक्ट करने का। इस तरीके से थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करके, है ना, हम आंसर के ज्यादा करीब पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब आ जाते हैं तीसरे वाले स्टेटमेंट में। बोल रहा अ रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय राज्यसभा टू पास अ लॉ अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। अब इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं, सच दैट आपको आर्टिकल भी पता चल जाए कि अंदर आखिर कब किस आर्टिकल के अंडर में पार्लियामेंट जो है हमारा वो स्टेट सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकता है। तो आर्टिकल है 252। 252 में अगर 2 या 2 से अधिक स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं तो इन दैट केस पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है। और इंटरनेशनल एग्रीमेंट को
इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है पार्लियामेंट, ठीक है। और 356 आर्टिकल में जो है प्रेसिडेंट रूल, अगर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है तो ऑब्वियस है पार्लियामेंट जो है स्टेट सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकती है। अब नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो है पार्लियामेंट इम्पावर्ड है क्या, लेजिस्लेट करने के लिए स्टेट सब्जेक्ट पे। और आर्टिकल 249 में क्या हो रहा कि अगर राज्यसभा पास करता है एक रिजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3, है ना, प्रेजेंट इन वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग में, वोटिंग से अगर ये पास हो जाता है बिल किसमें, राज्यसभा में, तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एनी मैटर, ठीक है, जो नेशनल इंटरेस्ट में, जो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में जो नेशनल इंटरेस्ट में हो उस पर भी लॉ पार्लियामेंट बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिस्ट एंड कंटेंट्स आर करेक्टली मैच्ड। स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप, नेचुरलाइजेशन एंड एलियन, कंकरेंट लिस्ट में लीगल, मेडिकल और प्रोफेशंस। अब कॉमन सेंस लगाते हैं इसमें जरा कि देखिए यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप तो आना ही आना चाहिए, मतलब दूसरा तो पक्का होगा ही होगा। तो दूसरा होगा मतलब ये हुआ कि दूसरा और तीसरा ए और डी तो नहीं हो सकता, तो बी या तो सी ऑप्शन होगा। अब बी और सी में एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे देखिए स्टेट लिस्ट में ऑब्वियस है पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन। अब इसके लिए हम सेंटर के पास जनरली जाएंगे नहीं, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट में ही रहेगा, तो मतलब पहला तो होना ही होना चाहिए। तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों हो जाएगा इसका जवाब। आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे, वही चीजें जो मैंने बताई, ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर आपने ध्यान से अभी एक्सप्लेनेशन देखा होगा, है ना, इसी लेक्चर में, तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नहीं मूव किया था, किसने मूव किया था, नेहरू जी ने। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, बी आर अम्बेडकर सर इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन हिज कैपेसिटी एज लॉ मेंबर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इसलिए केवल बी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को, है ना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था, जिसके बेसिस पे हमारा प्रीएम्बल बना, है ना, और बाकी चीजें आप जानते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट। करेक्ट पूछा है हमसे, तो बोला इट वाज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड दिसंबर 1949। ठीक है, अभी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर डिस्कस इन पब्लिक मीटिंग। अब इतने सारे ड्राफ्ट थे, सबके सब पब्लिक मीटिंग में इतने सालों तक तो नहीं हो सकता ना, तो ये गलत हो गया। इट इज द शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ये हमारा लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट है, तो शॉर्टेस्ट तो बोल रहा, गलत बोल रहा। इट केम फुली इनटू ऑपरेशनल इमीडिएटली आफ्टर द ड्राफ्टिंग वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 1948। ये पूरी तरीके से, है ना, ऑपरेशन में नहीं आया था। हमें मालूम है कि 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से ऑपरेशन में आया था। तो आप सोचो कि हमें पहले में अगर एम्बिग्यूटी हो थोड़ा बहुत कि हमें नहीं पता हो, लेकिन अगर हमने एलिमिनेट किया, गलत को हटा दिया, तो बचा जो वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं क्या बोला कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर, कब पहला बार बैठे थे, 13 ऑफ दिसंबर 1946 एंड दिसंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्ट हुई थी 1946 में, पहली बार मिली कब, सॉरी 9 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर नहीं, 9 दिसंबर। 13 दिसंबर भी कुछ है, लेकिन आगे देखते हैं क्या है। असेंबली अपॉइंटेड अ ड्राफ्टिंग कमेटी इन 1947 एंड फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था, 26 ऑफ 1949, और कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। कई बार अपन ने रिपीट कर लिया, आई होप कि सारा कुछ क्लियर होगा आपको। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। नॉट अ बोल रहा, अब ध्यान दीजिएगा चारों ऑप्शन में से। तो पहला, द डोमिनियन ऑफ इंडिया गॉट द रेजिड्यूरी रेजिडेंस ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग ए। ठीक है, ठीक है, सही लग रहा। द एक्ट सॉट टू ले डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या बोल रहा कि द एक्ट सॉट टू ले डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द लेजिस्लेटिव विल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अच्छा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो आजादी किस बात की हुई, है ना,
इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, तो नॉट करेक्ट पूछ रहा तो यही हमारा नॉट करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं अपने नॉलेज के लिए। द एक्ट प्रपोज टू सेट अप टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, बिल्कुल सही बोला, इंडिया एंड पाकिस्तान। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन वाज टू हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से समझिएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, अनलिमिटेड पावर यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे ये तो बहुत ही एक्सट्रीम है ना स्टेटमेंट है या वेग स्टेटमेंट है, तो इसको ही वो गलत मार्क कर देंगे। लेकिन नहीं, अब हमें आज़ादी मिल रही है, तो आज़ादी के साथ हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी तो फ्रेम करने के लिए पूरा का पूरा पावर चाहिए, तो इसलिए ये करेक्ट है। केवल बी ऑप्शन इनकरेक्ट है और हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये देख सकते हैं बेसिक डिटेल है उसी के बारे में जो मैंने अभी समझाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मैंडेट ऑफ धार कमीशन 1948। ठीक है, अब मैंडेट कौन सा है इन चारों में से हमें बताना है। पहला ऑप्शन बोल रहा है टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। अच्छा, दूसरा बोल रहा कि टू रिकमेंड वेदर द स्टेट कैन बी रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, बिल्कुल सही है, यही है। तीसरा बोल रहा कि टू स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशन, ये तो होगा नहीं। चौथा टू एग्जामिन वेदर मद्रास सिटी, ये भी बिल्कुल बेकार स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन बी जो है, और ए में है कंफ्यूजन होना चाहिए, लेकिन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि नहीं स्टेट को, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1948 में बना क्या, धार कमीशन, पढ़ने के लिए कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब उन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया और उन्होंने बताया कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो है बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए रेदर देन लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन पे। और उन्होंने ये 3-4 क्राइटेरिया दिए, क्या क्या, जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी होनी चाहिए और पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। अगर ये चारों पैरामीटर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टेट को इनके बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी, बिल्कुल सही है। इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन उस टाइम पे कहाँ पे हुआ था, तो गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन गलत, हटाओ, दो गया। ओके, पहला सही है ना, दूसरा गलत है। अब तीसरा, इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, बिल्कुल। इट वर्क थ्रू सेवरल कमेटी, बिल्कुल। तो 1, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अगर आपने इस क्वेश्चन, अगर अभी तक पूरे लेक्चर को आप फॉलो करते आ रहे हो तो आई होप कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। जस्ट ये लेक्चर देखकर आपको उतना नॉलेज ना नहीं होगा तो भी जस्ट इस लेक्चर को देखते हुए, क्योंकि इसमें कितनी सारे हम पेरिफेरल नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, राइट। और इस क्वेश्चन को भी अगर आप ध्यान से देखो तो हमने ऑलरेडी ऐसे सेम क्वेश्चन को सॉल्व किया है ना, यही मल्टी पार्टी बॉडी, वर्क थ्रू सेवरल कमेटी, ये सारा कुछ उसमें था। तो एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू ग्रेनविल ऑस्टिन विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। अब देखो ध्यान से, चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा ग्रेनविल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग। अब ये नाम भी आप पहली बार सुन रहे होंगे, तो आप सोचो कि इस पर्टिकुलर ऑप्शन को कैसे टिक कर सकते हैं हम। तो देखिए, कभी कभार ऐसा भी होता है कि सामने अगर बहुत ज़्यादा मजबूत अपोनेंट हो और हमें मालूम है कि इससे लड़के हमारी एनर्जी है ना टाइम वेस्ट ही होगा, तो जरूरी है उसके सामने हथियार डाल दो। अब बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो आप, हथियार डालने की बात कर रहे हो, सच डेट आप एनर्जी और टाइम को बचा पाओ। यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब मैं समझा रहा, और उसी टाइम एनर्जी को बाकी जगह लगा पाओ जहां से फ्रूटफुल आपको रिजल्ट मिले, है ना। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में उलझना नहीं है, उलझना नहीं है, और इस यहाँ पे हथियार डाल के मतलब इसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। वैसे इसका आंसर देखा जाए तो ये है कंसेंसस एकोमोडेशन। ऐसा क्यों, वो भी समझ लेते हैं। तो ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे वो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया को ये मानते थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कि कंसेंसस इज एकोमोडेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोडक्ट ऑफ रिमार्केबल प्रोसेस ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग एंड एकोमोडेशन among various groups और इंटरेस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उसके बाहर भी, है ना। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि हमने पब्लिक ओपिनियन भी लिया था, तो इतना हमारा कमेटी बनी, है ना, डिबेट हुआ, बात हुआ एक एक टॉपिक पे कितना टाइम तक, तो प्रॉपर कंसेंसस के थ्रू हमारा पूरा का पूरा
कॉन्स्टिट्यूशन बना, राइट। तो इसलिए ग्रेविन ऑस्टिन को लगता है कि कंसेंसस इन एकोमोडेशन जो है वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 138 बोला कि आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में बाई लॉ, 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा? डिक्लेयर वॉर ऑन एनी कंट्री। अब समझो, कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला इंसान वॉर थोड़े ना डिक्लेयर करेगा किसी भी कंट्री पे ऐसे ही जबरदस्ती, राइट। तो ये तो किसी भी तरीके से सही नहीं लग रहा, तो पहला तो गलत हो गया। जैसे पहले को आपने गलत किया, 2 ऑप्शन दिया, कौन कौन सा? बी और डी। अगला बोला अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, ठीक है कर सकते हैं। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कर सकते हैं। स्टेबलाइज एन ऑटोनोमस काउंसिल विद इन एनी स्टेट, ये भी बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा है 6 शेड्यूल में कि तामेमी, तामेमी मतलब त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, मिजोरम, ये 4 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ऐसे हैं जहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम बना सकते हैं 6 शेड्यूल के अकॉर्डिंग, राइट। तो चौथा होगा नहीं, तो चौथा भी गया। बचा कौन सा? दूसरा और तीसरा। तो दूसरा तीसरा विल बी आवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे। ये आप देख सकते हो कि आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा पॉइंट है। और आर्टिकल 253 में ये मेंशन है कि हमें इंटरनेशनल रिलेशन कैसा रखना है, ट्रीटीज, एग्रीमेंट और कन्वेंशन विच फॉरेन कंट्री और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में है। कहाँ पे? आर्टिकल 253 के बाद 3 में। 244 आर्टिकल ये बोलता है कि क्रिएशन ऑफ एन ऑटोनोमस स्टेट कंप्राइजिंग सर्टेन ट्राइबल एरिया, कहाँ पे? आसाम में, फॉर क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेटर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ फॉर सच स्टेट। आर्टिकल 3 में क्या क्या है यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि न्यू स्टेट बनाना हो, या बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, या फिर इंक्रीज करना हो एरिया ऑफ एनी स्टेट, ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहला है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच अल्टीमेटली बिकेम द प्रीएम्बल, तो बिल्कुल सही बोला। द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज बारोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जो आइडिया है प्रीएम्बल का वो कहाँ से बारो किया गया? यूएसए से, एकदम ठीक है। The word socialist and secular were adopted by 42nd Amendment 1976, ये भी ठीक है। The preamble incorporates the fundamental rights of the citizen of India। अच्छा, प्रीएम्बल में कहाँ है पूरा पूरा फंडामेंटल राइट्स? तो ये तो गलत बोल रहा है ना। पहला, दूसरा, तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको सब क्लियर होगा। बहुत बार देख चुके हैं, इसलिए एक्सप्लेनेशन पे इतना टाइम हम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। कई बार देख चुके हैं हम, राइट। ओके, 140 क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इट इज अ फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन इज नोन एज लिमिटेड गवर्नमेंट, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला सही है तो मतलब दूसरा नहीं हो सकता, मतलब ऑप्शन बी नहीं हो सकता। दूसरा बोल रहा वन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, बिल्कुल ठीक है। वन वेयर द मोनार्क इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, अरे इसी से बचने के लिए तो हमने इतना स्ट्रगल किया 200 सालों तक, राइट, और अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वही बात बोल रहे होगे फिर से कर देंगे तो गलत बात होगा, राइट। तो इसको मारो, हटाओ, तो ये बन गया ऑप्शन डी, हट गया। बचा कौन सा? ऑप्शन ए बचा और सी बचा, ठीक है। वन वेयर देयर इज ऑलवेज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, देखो डेमोक्रेसी का मतलब है ना, या कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा एडल्ट फ्रेंचाइजी होगा, ठीक है। तो चौथा नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा? पहला और दूसरा, तो पहला दूसरा विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन सेट करता है बाउंड्रीज एंड लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग आर्बिट्रेरी, या फिर मोनार्क या टाइनरिकल बनने में उसको प्रिवेंट करता है। दूसरा स्टेटमेंट, वन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ऑब्वियस है पब्लिक ने चूज किया है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पब्लिक अथॉरिटी का बेस है। तीसरा स्टेटमेंट मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डज नॉट नेसेसरली हैव अ मोनार्क एज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट, ठीक। चौथा बोला कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डज नॉट ऑलवेज हैव अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ऐसा क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कैन हैव डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, जैसे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाला, या मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल,
एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है एक वन ऑफ द पॉसिबल वे है इंश्योर करने के लिए कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रिप्रेजेंटेशन हो रहा है किसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक जरूरी कंडीशन हो किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के लिए। सो ये रहा 14 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर लेक्चर में। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही करते हैं। आई होप कि हर एक क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपको शुरू से लेकर अंतिम तक। स्टिल कहीं पे कोई प्रॉब्लम है सो डोंट फॉरगेट टू आस्क इट इन कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए आज के लिए 2 शब्द ये रहा आपके सामने कि विपदा आने पर समेट लेते हैं पांव अच्छे अच्छे। विपदा आने पर समेट लेते हैं पांव अच्छे अच्छे, वो सूरवीर ही क्या जो उनमें चल के ना दिखाए। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय।